मेरा नाम सरिता है। मैं रामपुर की रहने वाली हूँ। रामपुर वैसे तो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। मैं अपने घर वालों के साथ आज एक खुशहाल जीवन गुजार रही हूँ। मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे हैं। मेरी ज़िंदगी में एक घटना ऐसी है जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत भी है, और उस घटना से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस घटना से कुछ ना कुछ सीखें। ये घटना है एक ऐसे जिनज़ादे की जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया था। मेरे जीवन का सुकून, चैन सब कुछ छीन लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है, और आज जो मेरे पति हैं, इन्होंने उस वक्त भी ये साबित कर दिया कि प्यार हो तो फिर हर मुश्किल का सामना मिलकर किया जा सकता है और हर मुश्किल का हल ढूंढा जा सकता है। तो चलिए आपको मैं सुनाती हूँ अपनी कहानी और मेरी ज़िंदगी की वो घटना जिसने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मेरा नाम सरिता है। मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी हूँ। मेरे भाई बहन कोई भी नहीं है, सिवाय मेरे माँ बाप के इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। और मेरे माँ बाप की मैं लाडली बेटी थी, क्योंकि मेरे अलावा उनकी भी कोई संतान नहीं थी। बहरहाल मैं दिखने में भी ठीक ठाक थी। मंजरी आंखें, सुनहरे बाल और गोरा रंग। इतनी परफेक्ट तो मैं दिखती थी कि कोई भी अगर मुझे देखे तो बिना देखे वो मुंह मोड़ ना पाए। बचपन से ही मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला गया था। इकलौती संतान होने की वजह से माँ बाप का लाड़ प्यार इतना मिला कि कभी किसी चीज़ की ना कमी महसूस हुई, ना ही कभी किसी चीज़ की मुझे जिद करना पड़ी। आगे से आगे रहकर मेरे माँ बाप मुझे हर चीज़ दिला दिया करते थे, जिसकी वजह से मेरी आदतें भी थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। मेरा मानना ऐसा हो गया था कि मैं जो चाहूँगी वो मुझे मिल ही जाएगा, चाहे फिर दुनिया की कोई भी चीज़ हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैच्योरिटी, समझदारी मेरे अंदर आती गई, और अब मैं अपने माँ बाप की कुर्बानियों को, उनके लाड़ प्यार को समझने लगी थी कि वो मुझसे लाड़ प्यार क्यों करते हैं। क्योंकि हर माँ बाप अपनी औलाद को अपना सब कुछ मानते हैं, औलाद की कही हुई बात नहीं टालते हैं। और फिर मैं तो थी इकलौती संतान, मैं तो बहुत लाड़ प्यार से पली बड़ी थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई, जवान हो गई, और अब मैं कॉलेज में आ चुकी थी। कॉलेज में मेरे कई दोस्त थे, लेकिन जिसके लिए मेरा दिल धड़कता था और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, और जो मेरे दिल में हर वक्त याद बनकर रहता था, वो था संतोष। संतोष एक बहुत ही अच्छा लड़का था और मैं उसे बहुत ही चाहती भी थी, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाई थी, न ही उसने कभी इजहार किया था। लगता तो यूँ था जैसे वो भी मुझे चाहता है, लेकिन हम दोनों ने अभी इजहार मोहब्बत नहीं किया था। सिर्फ दोस्ती ही हमारी अभी रिश्ते की बुनियाद थी। लेकिन दोस्ती भी ऐसी थी कि एक दिन अगर ना मिले तो बेचैन हो जाया करते थे। या तो वो मेरे घर आ जाता या फिर मैं उसके घर चले जाया करती थी। कॉलेज में तो हम मिलते ही थे, लेकिन हम एक दूसरे से पढ़ाई के बहाने मिलने के बहुत सारे अवसर ढूंढा करते थे। हम दोनों की दोस्ती तो कॉलेज में मशहूर थी। अधिकतर लोग तो हमें कपल ही समझा करते थे और यही कहते थे, इन्होंने तो सिर्फ एक ढोंग रचा रखा है दोस्ती का, असली में तो ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दोस्ती का नकाब ओढ़े हुए हैं। लेकिन हमारी दोस्ती भी बहुत पक्की थी। इन जैसे कई लोग भी हमें भड़काने भी आते, हमें एक दूसरे के खिलाफ भी करने आते, लेकिन ना संतोष किसी की बात सुनता था और ना ही मैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर बार से भी बहुत खुशहाल थी और दोस्ती से भी बड़ी खुशहाल थी, क्योंकि संतोष हर वक्त मेरा ख्याल रखता था। लेकिन न जाने फिर ज़िंदगी में क्या मंजूर होता है कि एक भूचाल ऐसा आता है, एक तूफ़ान ऐसा आता है जो सब कुछ तबाह करके चला जाता है। और मेरी ज़िंदगी में वो तूफ़ान आया था कॉलेज के फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर के स्टार्ट होते होते हमारी दोनों की दोस्ती, यानी मेरी और संतोष की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। अब सिर्फ ज़रूरत थी तो इजहार मोहब्बत की, क्योंकि हम दोनों ही इश्क की आग में जल रहे थे। जितनी तपिश इस तरफ थी उतनी ही तपिश उस तरफ भी थी। बस ज़रूरत थी तो इजहार मोहब्बत की, लेकिन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इजहार कर दें। संतोष भी ना जाने क्यों मुझे इजहार नहीं कर रहा था। मैं तो एक पैर पर बैठी हुई थी इजहार मोहब्बत को कबूल करने के लिए, लेकिन कमबख्त संतोष था जो कहता ही नहीं था कुछ भी, हमेशा दोस्ती के ही गुण गाया करता था। इसीलिए मैं भी डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती का जो रिश्ता है वो भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में ख़राब हो जाए। इसीलिए मैं भी कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और मोहब्बत का महीना आ गया, यानी कि फरवरी का महीना शुरू होते ही मुझे पूरी उम्मीद बन चुकी थी कि मुझे संतोष ज़रूर इस वैलेंटाइन डे पर प्रपोज करेगा, ज़रूर इजहार मोहब्बत करके मुझे अपना बना लेगा। लेकिन मेरा इंतज़ार तो मेरा इम्तिहान बनते जा रहा था।
वैलेंटाइन डे करीब आते जा रहा था, लेकिन संतोष की तरफ से कोई ऐसी हिंट नहीं मिल रही थी कि जिससे मैं समझ सकूं कि वो इजहार करने ही वाला है। और कहते हैं ना कि इश्क इतना बेसब्रा और इतना बेसब्र होता है कि वो इंसान को इस आग में जलाता है कि इंसान से इंतज़ार तो होता ही नहीं है। और मेरी हालत भी कुछ इसी तरह की थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर ये वैलेंटाइन डे भी गुजर गया तो इस साल तो कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा। अगले साल पता नहीं मैं कहाँ होंगी और संतोष कहाँ होगा। लेकिन कमबख्त संतोष भी तो कुछ नहीं कह रहा था। मेरे इश्क की जो आग थी वो अब भड़क उठी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर संतोष ने मुझे कुछ दिन में प्रपोज नहीं किया तो मैं ही जाकर उसे प्रपोज कर दूंगी। माना मैं लड़की थी, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं था। अगर फाइनल के बाद घर वालों ने कहीं बातचीत तय कर दी या फिर मेरे रिश्ता ही देख लिया तो फिर मैं क्या करूंगी। बस यही घबराहट ने मेरे दिल में बेचैनी पैदा कर दी थी और संतोष को प्रपोज करने की हिम्मत भी मुझे यही डर दे रहा था। सबसे पहले मैंने संतोष को एक दिन सुबह आते से ही गुलाब दे दिया। उसने एक्सेप्ट कर लिया और कहा थैंक यू सो मच। मैंने संतोष को कहा हैप्पी रोज डे। संतोष ने कहा थैंक यू सो मच सरिता, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे रोज़ को कबूल करता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि सही वक्त है, अभी कह देती हूँ तो शायद संतोष मेरे प्यार को कबूल कर लेगा, क्योंकि उसका रुझान काफ़ी अच्छा दिख रहा था। लेकिन डर भी था, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़की होने के नाते हर इंसान यही सोचता है कि लड़की में शर्म व हया होनी चाहिए, लड़की ऐसी लाज लज्जा वाली होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो संतोष मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की समझ ले और मेरे प्रपोज को ठुकरा दे। उस दिन भी हिम्मत करके मैं सिर्फ रोज़ ही दे पाई और उससे इजहार मोहब्बत नहीं कर पाई। लेकिन मैंने सोच रखा था कि वैलेंटाइन डे अभी कुछ दिन ही दूर है, उसी दिन जाकर उसे प्रपोज कर दूंगी और कह दूंगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत की आग तो इतनी ज़्यादा थी कि दोनों को जला देती। लेकिन कहते हैं ना कि वो इश्क ही क्या जो इंतज़ार न कराए। और वैसे भी इश्क के मामले में तो कहावत बड़ी मशहूर है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आग का दरिया है तो डूब कर तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने भी सोच लिया था, चाहे कितनी भी घबराहट हो, चाहे कितनी भी लाज लज्जा हो, कुछ भी हो जाए, अगर वो प्रपोज नहीं करता है तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगी, अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगी। कबूल करना है ना करना ये उसके हाथ में है। पर सब कुछ मेरी सोच के बिल्कुल उल्टा निकला। जब वैलेंटाइन डे आया तो उस दिन तक संतोष ने मुझे कोई भी हिंट नहीं दिया, ना ही प्रपोज किया। वैलेंटाइन डे वाले दिन मैं तो भड़क गई और सीधा संतोष के पास पहुंच गई। वो एक लड़कियों के ग्रुप में खड़ा था, जिस वजह से मुझे और ज़्यादा जलन होने लगी थी कि यहाँ मैं इसे इजहार मोहब्बत करने में लगी हूँ और ये यहाँ तितलियों के साथ खड़ा हुआ है। मेरा दिमाग खनक गया था। मैं सीधे गई और उसे हाथों से पलटाया और कहा तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम समझते नहीं कि इतने दिन से मैं क्यों अपना वक्त ख़राब कर रही हूँ, क्यों तुम्हारे आगे पीछे आ रही हूँ? क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? इतने भोले हो क्या तुम कि हमारे प्यार को समझ ही नहीं पा रहे हो? संतोष कहने लगा अरे क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ सरिता, ऐसे क्यों भड़क रही हो तुम? मैंने कहा तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? क्या तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रही हूँ? संतोष ने नीचे मुँह कर लिया और मुस्कुराने लगा। मैंने कहा हंसो मत, अगर नहीं करते प्यार तो साफ कह दो ना। इस तरह मेरी तड़प का क्यों फायदा उठा रहे हो? क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? अगर मोहब्बत नहीं है तो साफ कह दो। आज के बाद ना तुमसे बात करूंगी, ना ही तुमसे कभी मिलने आऊंगी। संतोष ने इतना सुना तो उसने मेरे लबों पर हाथ रख दिया और कहने लगा ऐसा कभी मत करना। तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वह इजहार करने से डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाए और तुमसे मैं बातचीत भी ना कर सकूं। बस यही वजह थी सरिता जो मैं तुम्हें इजहार मोहब्बत नहीं कर पाया, कभी प्रपोज नहीं कर पाया। लेकिन अगर तुम इतनी बड़ी बात कहती हो तो आई लव यू। जैसे ही उसने वो प्यार के शब्द कहे, मेरा दिल तो ऐसा हो गया जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ मिल गया। ऐसा लगने लगा पूरे जहान की खुशियाँ मुझे मिल गई हों, सब कुछ मेरे आगे आ गया हो और इस दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हों। समझ नहीं आ रहा था कि अपने इजहार मोहब्बत कैसे करूं और उसे रिप्लाई कैसे करूं। मुझे ज़ोर से हंसी आ गई और मैं हंसते हुए वहाँ से सीधे क्लासरूम में आ गई। संतोष भी आवाज़ लगाता हुआ पीछे पीछे आ गया। वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ मौजूद थी, लेकिन क्लासरूम में कोई भी नहीं था। क्लासरूम में जैसे ही संतोष आया तो मैं उससे गले लग गई और मैंने कहा आई लव यू टू। इस तरह मेरी मोहब्बत तो मुकम्मल हो गई, लेकिन मोहब्बत को मुकम्मल हुए अभी कुछ वक्त ही हुआ था कि अचानक इस मोहब्बत को नज़र भी लग गई। एक ऐसा भूचाल मेरी ज़िंदगी में आया जो मेरी मोहब्बत, मेरे प्यार को तो तबाह कर ही गया, लेकिन साथ साथ मेरे ज़मीन, मेरी इज्जत को भी खंगोल कर चला गया। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इजहार मोहब्बत हुआ तो हम अपने प्यार को परवान चढ़ाने लग गए। हम रोज़ मिलते, रोज़ कहीं ना कहीं निकल जाते, कॉलेज बंक करते और अपने प्यार के अफसानों में गुम हो जाते। कभी कहाँ जाते, कभी कहाँ जाते। अब तो ऐसा होने लगा था कि जो लेक्चर हम अटेंड करते थे, जो हम इतना सिंसियर होकर पढ़ते थे, वो भी नहीं कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मिस करके अपने प्यार के अफसानों को ढूंढा करते थे।
बातें किया करते, एक दूसरे में खो जाते थे और कब कॉलेज का टाइम खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता। इसी तरह हम रोज मिलते, रोज कहीं ना कहीं निकल जाते, एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढा करते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन संतोष और मैं साथ बैठे हुए थे। संतोष कहने लगा, तुम्हें पता है ना, परसों 9 अप्रैल है। मुझे पता था 9 अप्रैल को संतोष का बर्थडे है, लेकिन मैं भी फिर भी भोली भाली बन गई। मैंने नादानी में कहा, तो 9 अप्रैल को क्या है संतोष? 9 अप्रैल तो हर साल आता है, 9 अप्रैल को ऐसा क्या है? तो संतोष मुंह फुलाकर पलट कर बैठ गया। मैंने कहा, संतोष मेरी जान, मुझे पता है इस दिन तो मेरी जान का बर्थडे है, बताओ जरा कहाँ पार्टी दे रहे हो? संतोष कहने लगा, अच्छा तो पार्टी भी अब मैं ही दूं? मैं तो सोच रहा था कि हम कहीं वक्त बिताते और कहीं घूम कर आते। मैंने कहा, बिल्कुल घूमेंगे, बिल्कुल वक्त बिताएंगे, तुम बताओ तो सही तुम्हारे लिए क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए हर हद से गुजर सकती हूँ। संतोष पलटा और मुझे गले लगा लिया और कहने लगा, वाकई तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो और तुम जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। संतोष कहने लगा, तो ठीक है, फिर सुबह आ जाना उस दिन 8 बजे, करेक्ट 8 बजे ही आना, लेट ना करना। मैं नहीं चाहता कि बर्थडे वाले दिन हम एक भी पल किसी और के साथ बिताएं। सुबह से लेकर शाम तक मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। उस दिन मैं तुम्हारे साथ ही पूरा वक्त बिताना चाहता हूँ। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे साबित होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं घर से कुछ ना कुछ बहाना करके जल्दी आ जाऊंगी। उसके बाद हम दोनों खूब घूमेंगे फिरेंगे और साथ में वक्त बिताएंगे। इस तरह परसों की तारीख फिक्स हो गई और घूमने का प्लान भी बन गया। 9 जनवरी को ठीक अपने प्लान के मुताबिक मैं सुबह 8 बजे संतोष की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। दिन भर संतोष और मैं साथ रहे, कभी कहाँ जाते कभी कहाँ जाते, कभी चाट चौपाटी पर जाते तो कभी किसी खाने की जगह पर रुक जाते। इस तरह हमने दिन भर तो बिता लिया, लेकिन अब शाम ढल चुकी थी। मैंने कहा, संतोष अब हमें घर चलना चाहिए, डिनर का वक्त भी हो गया है और मुझे भूख भी लगी है। संतोष ने कहा, तो अभी डिनर करने के बाद ही हम घर जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैं संतोष को कुछ भी मना नहीं करना चाहती थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था। हम एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर हम दोनों ने खाना खाया और उसके बाद संतोष के साथ थोड़ा वक्त बैठकर मैंने कहा, संतोष अब घर जाने का वक्त हो गया है क्योंकि शाम के 8 बज चुके थे और अब घर जाना बेहद जरूरी हो चुका था। संतोष और हम वहाँ से बाइक पर निकले और सीधे अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। रास्ते में मुझे एक बहुत अच्छा स्पॉट दिखाई दिया। मुझे ऐसे स्पॉट बहुत पसंद थे जहाँ पर झाड़ पेड़ होते थे, पार्क टाइप होता था और जहाँ पर सनसेट पॉइंट होते थे। तो जैसे ही मुझे वो स्पॉट दिखा तो मैंने संतोष से कहा, संतोष क्यों ना थोड़ी देर यहाँ पर वक्त बिताएं, देखो ना कितनी अच्छी जगह है, कितना अच्छा माहौल है यहाँ पर। संतोष ने कहा, बिल्कुल मेरी जान, ठीक है, हम वहीं पर चलते हैं। गाड़ी साइड में लगाकर हम सीधे उस दरख्त के नीचे चले गए, उस झाड़ के नीचे चले गए जहाँ का मैं संतोष को कह रही थी। मुझे वहाँ जाकर प्यास लगने लगी। मैंने संतोष से कहा, संतोष कहीं से पानी लेकर आओ ना, बहुत गला सूख रहा है। संतोष पानी लेने गया और मैं उस दरख्त के नीचे अकेली बैठी हुई थी। संतोष वहाँ से जा चुका था पानी की बोतल लेने के लिए। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई मौजूद है। ऐसा लगने लगा कोई मुझे दूर से खड़े होकर देख रहा है। ऐसा एहसास जैसे कोई ना कोई हमारे आसपास मौजूद होता है और हमें देख रहा होता है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक मुझे पत्तियों पर किसी की आहट महसूस हुई। ऐसा लगने लगा कोई मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं जैसे ही उस तरफ पलटी तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। मुझे लगा संतोष मुझसे मजाक मस्ती कर रहा है। मैंने कहा, देखो जान, ऐसा मत करो, मैं जानती हूँ तुम ही हो। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने कहा, देखो जान, ऐसे मैं नहीं डरने वाली, मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं पलट गई। जैसे ही पलटी तो मेरी आंखें फटी के फटी रह गई और मेरे सामने मुझे एक काला सा साया नजर आया। जैसे ही मैंने उसे देखा उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। आंखों के सामने अंधेरी छा गई और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैं संतोष की गोद में लेटी हुई थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी जिंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माय स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें।